मैं डॉक्टर मुकेश कुमार सेवक, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, पारस हॉस्पिटल उदयपुर। मैं यहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन यूरोलॉजी हूँ। मैं पारस हॉस्पिटल के अंदर लास्ट 5 साल से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। यूरोलॉजी जो ब्रांच है ये वॉर्म से स्टार्ट होकर ग्रेव तक रहती है। अगर वॉर्म के अंदर कोई बेबी है, उसको कोई यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्यूज ऑब्स्ट्रक्शन, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, ये जो जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, यहाँ से यूरोलॉजी स्टार्ट होता है और अप टू ग्रेव आपका किडनी फेलियर, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, फीमेल्स के अंदर मल्टीपल यूरिनरी कंप्लेंट्स, ये सब चलती रहती है। सो ब्रांच स्टार्ट फ्रॉम वॉर्म अप टू ग्रेव। जो कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं यूरोलॉजी के अंदर, जिसकी सोसाइटी में प्रिवलेंस बहुत ज़्यादा है, इसमें से रीनल स्टोन, जो कि हम सभी सुनते रहते हैं, रीनल स्टोन, यूरेट्रिक स्टोन, ब्लैडर स्टोन, मेल्स के अंदर प्रोस्टेट से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, फीमेल्स के अंदर रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूरिन के अंदर बर्निंग, फीवर आना, ये जो कॉमन प्रॉब्लम है जो सोसाइटी के अंदर जिनकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम बेसिकली मेल से रिलेटेड करें तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो एज के साथ बढ़ती है। एवरी मैन हैविंग द प्रोस्टेट ग्लैंड। सो प्रोस्टेट ग्लैंड नॉर्मली हम 18 to 20 ग्राम जो वॉल्यूम मानते हैं, और वो एज पर एज बढ़ती रहती है, बिकॉज जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है उसका इस पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है और ये साइज़ में ग्रो करती रहती है। अप टू 40 जनरली कोई सिम्टम्स नहीं आते हैं, बट जैसे जैसे मैन की एज मोर देन 40 होती है तो उनको प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। उनको यूरिन की जो स्ट्रीम होती है वो पूर हो जाती है, अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, नोक्चूरिया, रात को यूरिन बार बार जाने के लिए उठना, ये सब समस्या प्रोस्टेट से रिलेटेड होती हैं। तो 50s के बाद एक जो PSA स्क्रीनिंग होता है हम वो भी करते हैं, क्योंकि प्रोस्टेट की ग्रंथि 2 तरीके से बढ़ सकती है। बिनाइन ग्लैंड, जिसके अंदर की कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं होते, और एक मैलिग्नेंसी, कैंसर के रूप में। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि प्रोस्टेट की ग्रंथि आपकी बिनाइन रूप में बढ़ रही है या कैंसर के रूप में, तो इसके लिए एक ब्लड टेस्ट होता है, PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। सो PSA के द्वारा हम एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर है कि नहीं, वो अपन इससे डायग्नोस कर सकते हैं। सो आफ्टर द एज ऑफ 50 जनरली एक हम PSA स्क्रीनिंग प्रोग्राम चलाते हैं कि एवरी मैन मोर देन 50 ईयर शुड गेट हिज PSA टेस्ट वंस। सो अगर कैंसर है तो ये इसकी वैल्यू होती है, बढ़ी हुई होती है, और उसके बाद से हमें जो भी आगे ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक मॉडलिटीज़ अप्लाई करने होते हैं कि MRI करना, बायोप्सी लेना, वो हम प्रोसीड करते हैं। बट दिस इज ए गुड टूल टू अर्ली डिटेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। इसके अलावा एक स्टोन की प्रॉब्लम होती है, किडनी स्टोन, यूरेट्रिक और ब्लैडर स्टोन। ये मेन और वुमन दोनों के अंदर इक्वली प्रिवलेंस रहता है। जो मोस्ट कॉमन कोज ऑफ किडनी स्टोन होता है वो जियोग्राफिकल कंडीशन और लेस वाटर इनटेक। अगर इसको हम ऐसे देखें कि पानी कितना पीना है कि इससे स्टोन नहीं बने, तो एक बेसिक रफ आइडिया होता है कि आपको 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर इनटेक पर डे होना चाहिए। आपने प्रॉपर वाटर इनटेक किया है कि नहीं किया, उसको पहचानने के लिए आपके यूरिन का कलर वाटर की तरह क्लियर होना चाहिए। आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कोई स्पेशल दवाई नहीं खा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी मेडिसिन और दवाई खाने से आपका यूरिन का कलर डार्क होना, येलो होना, रेड होना, ये पॉसिबल होता है। बट आप कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और आपके यूरिन का कलर बहुत डार्क है, उसका यही अर्थ होता है कि आप अच्छे प्रॉपर अमाउंट में वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं। सो हमारा टारगेट होता है 7 to 8 ग्लासेज ऑफ वाटर, 2.5 to 3 लीटर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। अगर आप इतना वाटर इनटेक करेंगे तो जो भी मिनरल्स होते हैं, और स्टोन फॉर्मेशन के लिए जनरली 80% स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम से बनते हैं। सो ये जो कैल्शियम के माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे यूरिन के थ्रू किडनी से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका यूरिन बहुत ही कंसनट्रेटेड रहेगा, गाढ़ा रहेगा, उसके अंदर ये कैल्शियम कार्बोनेट और इनकी कंसनट्रेशन हाई हो जाएगी। कंसनट्रेशन हाई होने के कारण इसके जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है वो स्टेसिस करेंगे, आपकी किडनी में रुक जाएंगे, ब्लैडर में रुक जाएंगे, यूरेटर में रुक जाएंगे, और धीरे धीरे उन पे एग्रीगेशन होकर और वो साइज में बड़े हो जाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट क्रैक्स है, इसके अलावा स्टोन बनने के लिए बहुत सारे और मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन उन सबको हम नलीफाई कर सकते हैं अगर हम प्लेंटी ऑफ लिक्विड अपनी हैबिट के अंदर रखें तो। और इसमें भी
आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना, आप पानी प्लेन पी लें। इसके अलावा अगर आप सिट्रस फ्रूट्स, नींबू, ऑरेंज का जूस, मौसमी का जूस, अगर ये सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हो तो ये भी अपनी हैबिट के अंदर रखें। तो ये सब स्टोन प्रिविलेंस के मेथड्स हैं। सेकंड होता है कि जियोग्राफिकल कंडीशन, जगह हम राजस्थान में रहते हैं तो ये इसको हम स्टोन बेल्ट बोलते हैं इंडिया के अंदर, कि गुजरात से लेके और पूरा जो ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, नॉर्थ के अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं वाटर में। सो ये मिनरल एक एसोसिएटेड फैक्टर है। अगर आप पानी अच्छे से पिएंगे तो ये नलीफाई हो जाएगा, लेकिन अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो स्टोन बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। आप पानी भी नहीं पी रहे और जो पानी पी रहे थे उसमें मिनरल भी ज़्यादा है, तो वो हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन रहेगा और उससे स्टोन बनेगा। स्टोन को ट्रीट करने के लिए जैसे कि 20 ईयर बैक ओपन सर्जरी होती थी, हमें किडनी के अंदर बिग 10 to 15 सेंटीमीटर का कट लगा के और स्टोन को निकालना पड़ता था। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस का इवोल्यूशन हुआ तो अभी हम 95% जो स्टोन सर्जरी है वो विदाउट कट और जो ओपन सर्जरी होती है उसके बिना हो सकती हैं। इसके अंदर जो रिसेंट एडवांस है वो जैसे कि PCNL, जिसकी फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, इसके अंदर किडनी के अंदर एक पीछे 5 mm का होल करते हैं और लेजर ले जाके वहाँ पे स्टोन को डफ्ट कर देते हैं। दूसरा एक मेथड होता है RIRS, उसके अंदर होल भी नहीं करते हम। जो अपना नेचुरल यूरिन का रास्ता होता है, किडनी से यूरिन बन के जिस रास्ते से बाहर निकलता है उसी रास्ते से हम यूरिथ्रा के थ्रू अंदर जाते हैं, स्टोन तक पहुँचते हैं और उसको लेजर से डफ्ट कर देते हैं। सो RIRS जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर हम स्टोन के बाद में प्रोस्टेट और जो भी अपने किडनी, यूरेटर, ब्लैडर के अंदर कैंसर से होते हैं और उनकी सर्जरी की बात करते हैं तो उनके लिए जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो रोबोटिक सर्जरी है। आजकल मोस्ट ऑफ द सर्जरी ऑफ यूरोलॉजी फील्ड वो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक मेथड से हो सकती हैं। लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक जो मेथड है उन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि लेप्रोस्कोपी के अंदर जो सर्जन होता है वो खुद ड्राइविंग सीट पे होता है, उसको खुद सारे इंस्ट्रूमेंट होल्ड करके और सर्जरी करनी पड़ती है, पेशेंट के साइड में खड़ा होता है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में होता है कि जो हमारे हैंड्स हैं वो हैंड रोबोट के रहेंगे, हम उनको दूर बैठ के, कंसोल रूम होता है, लाइक यहाँ पे पेशेंट की टेबल है, यहाँ पे सर्जरी हो रही है, बट सर्जन बैठा रहेगा 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर दूर, वो रोबोट के अंदर वहाँ पे जिसको हम कंसोल बोलते हैं, कंसोल में देखता रहेगा। और जैसे आप वीडियो गेम खेलते हो उसी तरह से जो प्रोब्स होते हैं उनसे वो इंस्ट्रूमेंट मूव होते हैं और उन इंस्ट्रूमेंट के मूवमेंट से पूरा सर्जिकल जो स्टेप्स होते हैं वो प्रोसीड होते हैं। लेकिन उसमें भी ह्यूमन का जो होता है वो एसोसिएशन होता है कि ऑपरेटिंग सर्जन होगा वो कंसोल रूम में रहेगा, दूर रहेगा, बट एक 1 or 2 असिस्टेंट होते हैं वो पेशेंट साइड में जो भी रोबोटिक आर्म्स होते हैं उनको स्विच करने के लिए, चेंज करने के लिए, अभी किस आर्म्स के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट देना है, वो हेल्पिंग हैंड होते हैं, वो असिस्टेंट सर्जन होते हैं। तो रोबोटिक सर्जरीज का बेनिफिट है कि इससे जो परफेक्टनेस है, जो प्रिसीजन है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है। जो विजन होता है हमारा कि नॉर्मली हमारी नेक डाई जो देख सकती हैं उसकी बजाय हम उसके अंदर जूम करके और मोर मैग्नीफाइड व्यू होता है, 10x 100x मैग्नीफाई होता है। तो एक एक छोटी छोटी वेसल, कैपिलरी कहाँ से जा रही है उसको हमें प्रिजर्व करना है, कहाँ से हमें अगर सर्जरी कर रहे हैं और स्टिच लेना है, कहाँ से किस कैपिलरी को, किस नर्व को हमें बचाना है, तो मैग्निफिकेशन से हम उन सब चीज़ों को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो जो पोस्ट सर्जरी रिकवरी होती है वो रोबोटिक सर्जरीज में फास्ट होती है। सो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ यूरोलॉजी।